नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही में ये एमपीटेड वर्ग 3 के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो अभी मार्च में जिस तरह से अभी नोटिफिकेशन आया है कि मार्च में वर्ग 3 का जो एमपीटेड वर्ग 3 है, इसकी परीक्षा होने वाली है। तो उससे संबंधित यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल पर विजिट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अंश, इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की वीडियोस जो कि सब्जेक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे 15 हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल कहानियात्मक कविताएं होना चाहिए, विदेशी साहित्य की रचनाएं होनी चाहिए, या ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो इसमें से सही उत्तर जो है वो है आपका सी, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाएं जो बच्चों के लिए परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा दिया है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। तीसरा दिया है हिंदी व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और चौथा दिया है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, कि हिंदी व्याकरणिक नियमों को, जो व्याकरण के नियम होते हैं उनको कंठस्थ करना। भैया व्याकरण के नियम अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपकी हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी जो आप बोलने का तरीका है वो आपका सही होगा, और हिंदी जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। अगर आपके सामने हिंदी भाषा का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए अगर आपको, तो आप किस को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो व्याकरण नियम को देंगे, ठीक है, व्याकरण नियम को देंगे, या सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, या काव्य सौंदर्य को देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता को देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है और किस तरह से सीख रहा है, इसका हम आकलन करेंगे। ठीक है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आपको सबसे ज़्यादा किस बात को महत्व देना है, सीखने की क्षमता का आकलन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, या बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी सुनाइए या लिखिए, और संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए, सभी क्या है, संज्ञा है ना, तो इन सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए ताकि बच्चे को इन सभी संज्ञा शब्दों का ज्ञान हो सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक मतलब कम प्रभावी तरीका, तो उन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जो प्रभावी भी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कम प्रभावी कौन सा है ये यहाँ पे उन्होंने पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें ये मालूम करना है कि इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से सबसे कम प्रभावी जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा।
ठीक है। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, तो क्या संवाद अदायगी है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास दिया है। तीसरा दिया है अपने अनुभवों का वर्णन और चौथा दिया है बातचीत करना। तो ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन सही है। क्यों है? क्योंकि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये व्याकरण संबंधित जो आधारित संरचना है, इसका अभ्यास कराने से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास जो है ये सब मतलब इससे कम प्रभावी है, ये सबसे कम प्रभावी है। देखिए, अगर वो संवाद करेंगे तो भाषा को जल्दी सीखेंगे, है ना। अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे तो भी भाषा को जल्दी सीखेंगे, बातचीत करेंगे तो भी भाषा को जल्दी सीखेंगे। लेकिन अब ये व्याकरण कहाँ से आ गई? व्याकरण की अगर आप बात करेंगे तो बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा, व्याकरण में ही वो मतलब उलझा रह जाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो ये सबसे कम प्रभावी तरीका है बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करने का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं। पहले क्या पूछ रहे थे? कम प्रभावी। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक है। दूसरा दिया है भाषा के व्याकरण नियम। तीसरा दिया है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो आप सोच सकते हैं इसमें से सबसे सही कौन सा आपको लग रहा है। इसमें सबसे सही जो है वो है ए, ऑप्शन ए, समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है। अगर आपके आसपास समृद्ध भाषिक वातावरण है तो आप भाषा जल्दी से सीख सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है भाषा सीखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7th है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो अंधे बच्चे होते हैं, उनको अगर आपको भाषा सिखानी है तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का उपयोग करेंगे या उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि वो भाषा को सुनकर सीख सकें, है ना, ऐसा। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होगा? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहे हैं कि बहुभाषिकता, बस ऐसे ही बहुत से एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि बस एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक शब्द ही दे दिया जाता है और हमें उसको परिभाषित करना होता है कि इसका आखिर मतलब होता क्या है। तो बहुभाषिकता मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में ये पहला दिया है कि भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर डी है, बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बी है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, बच्चे विद्यालय में आने से पहले वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। मतलब उनके घर में बोले जाने वाली जो व्यवस्था है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो उसी व्यवस्था के अनुसार व्यवहारिक कुशलता लेकर वो स्कूल में आते हैं। ठीक है। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है। तो 9th का क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 10th में क्या दिया गया है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। भाई आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उनमें तरह तरह के चित्र बने होते हैं, कलरफुल चित्र बने होते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इन तीनों में ये तो नहीं होगा आपका।
ठीक है, कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, होती है, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं है ये वाला ऑप्शन। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं, बट ये भी प्रभावी नहीं है उतना। सबसे सही और उचित और सटीक आंसर आपका ए होगा कि चित्र जो है वो क्या होता है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। जो बच्चों के मन में संकल्पनाएं उठती हैं, तरह तरह के विचार उठते हैं, वो चित्र देखकर जो है उनको समझने में क्या होती है, सहायता होती है। ठीक है, तो जो 10th का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना। तो इसका ऑप्शन है सी, बोलना और लिखना। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ये दोनों कौशल ही हैं जो भाषा के व्याख्यात्मक कौशल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, जब यहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आप सबसे पहले नहीं है को अंडरलाइन करिए, क्योंकि आप ध्यान में रखिए ये नेगेटिव वाला आंसर पूछ रहे हैं कि जो नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा दिया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा दिया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और चौथा दिया है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है, नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये जो है ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने ही तरीके से याद करते हैं। आप उनको इस तरह से मतलब स्टार्टिंग में इतना हम रटा भी तो नहीं सकते ना बच्चों को, तो वो अपने तरीके से ही याद करते हैं। तो इसीलिए ये उसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बच्चे अपनी तरह से बाद में याद कर लेते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता निर्भर करती है किस पे? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर और समय व अवधि पर। चौथा दिया है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक, आप उपचार कब करते हैं? जब आपके सामने समस्याएं आती हैं तब आप उसका उपचार करते हैं, है ना? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा दिया गया है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तीसरा दिया गया है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और चौथा दिया है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है यही सही आंसर है। भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, लिखना सुनना पढ़ना बोलना, ये सभी जो है अंतः संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं, और ये चारों बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा वो है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? ठीक है, क्या है यहाँ पर ये दिया गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी मतलब हिंदी बोलने वाले हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? तो ए ऑप्शन में दिया है हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा दिया है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और चौथा दिया है हिंदी बहुत कठिन होती है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन ए है ये सही है, क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की जो संरचना होती है उसमें अंतर होता है। हम घर में जो कुछ ही बोलते हैं आप देखेंगे किताबी भाषा और हमारे बोलने की भाषा में बहुत अंतर होता है। तो बच्चे जब
घर की भाषा बोल रहे होते हैं और जब वो स्कूल जाते हैं और हिंदी का विषय पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर जो किताबी भाषा होती है उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए हिंदी भाषी जो होते हैं उनको थोड़ा हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए सही हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न। आई होप आपको ठीक लगे हों, आपको समझ में भी आए हों और आगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही। If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and please share this video। अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है पहुंच सकें और वो अपनी तैयारी भी कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय।